अगर आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं जो दिल से निकली हों, जो आपको अपने ही जीवन की झलक दिखा दें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम उन आवाजों को जगह देते हैं जो अक्सर भीड़ में खो जाती हैं। मेरा नाम शारदा है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो यह सिर्फ मेरी नहीं है। यह कहानी उस हर औरत की है जो कभी किसी छोटे से शहर, किसी गली, किसी घर में अपने सपनों को चुपचाप समेटकर जीती रही। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सीतापुर में पैदा हुई थी। जब आज मैं अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपना नाम भी ठीक से याद नहीं आता। ऐसा नहीं कि मेरा नाम कभी था ही नहीं, बल्कि इसलिए कि वर्षों तक किसी ने मुझे नाम से नहीं पुकारा। कभी मैं किसी की माँ थी, कभी किसी की पत्नी, कभी किसी की बहू। और इन सब पहचानों के बीच मैं धीरे धीरे मैं होना भूलती चली गई। मेरा बचपन बहुत साधारण था। हमारे घर में बहुत धन नहीं था, लेकिन रिश्तों की गर्माहट भरपूर थी। हमारा घर कच्चा था, बरसात में छत टपकती थी, लेकिन माँ के हाथ की रोटी में जो सुकून था, वह किसी बड़े मकान में भी नहीं मिल सकता। माँ सुबह अंधेरे में उठ जाती थीं। चूल्हे की आंच, बर्तनों की खनक और उनकी तेज चाल, यही मेरी सुबह की पहचान थी। पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते थे। तनख्वाह सीमित थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे। वे चाहते थे कि हम पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने पैरों पर खड़े हों। मैंने बचपन से यही सीखा कि जीवन में सबसे जरूरी चीज जिम्मेदारी होती है। अपनी इच्छा बाद में आती है, दूसरों की जरूरत पहले। शायद यही सीख मेरे जीवन की सबसे गहरी आदत बन गई। मैं पढ़ने में ठीक थी। किताबों से मुझे लगाव था। कभी कभी मन करता था कि मैं भी कुछ लिखूं, कुछ कहूं, लेकिन घर का माहौल ऐसा नहीं था कि सपनों को खुलकर पनपने दिया जाए। यहाँ सपनों से ज्यादा जरूरतें बोलती थीं। पढ़ाई पूरी होते होते यह तय हो गया कि अब शादी की बारी है। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। शायद उस समय यह सवाल पूछा ही नहीं जाता था। शादी समय पर हो गई। बहुत सारे सपने लेकर नहीं आई थी। बस यही चाहती थी कि घर शांति से चले, सब ठीक रहे। शादी के बाद मैं एक नए घर में आई, एक नए शहर में, जहां सब कुछ नया, लोग, नियम, अपेक्षाएं। ससुराल में हर चीज का एक तरीका था। कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। मैंने खुद को बदल लिया, क्योंकि मुझे लगा कि यही समझदारी है। मुझे लगता था कि अगर मैं ढल जाऊंगी तो सब खुश रहेंगे। धीरे धीरे मैं उस घर का हिस्सा बन गई, बिना यह सोचे कि उस प्रक्रिया में मैं खुद से कितनी दूर जाती जा रही हूँ। मेरी हंसी धीमी हो गई, मेरी आवाज हल्की हो गई और मेरी पसंद लगभग अदृश्य। फिर मेरे बच्चे हुए, पहले बेटा, फिर बेटी। उस दिन जब मैंने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया, तो मुझे लगा कि अब मेरा जीवन पूरा हो गया है। जैसे सारी थकान, सारी कमी, सब कुछ एक पल में सही हो गया हो। मैंने उसी दिन तय कर लिया कि मेरे बच्चे जिस कमी में मैं पली हूँ, उसमें नहीं पलेंगे। उनकी पढ़ाई, उनका खाना, उनके कपड़े, उनकी खुशी, सब मेरी प्राथमिकता बन गए। मुझे इसमें कोई त्याग नजर नहीं आता था। मुझे लगता था कि यही माँ होने का अर्थ है, यही सही रास्ता है। मेरी दिनचर्या बहुत साधारण थी, लेकिन उसी साधारणपन में मेरा पूरा जीवन समाया हुआ था। सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, उनके बाल संवारना, उनके टिफिन में कभी ज्यादा सब्जी तो कभी उनकी पसंद का कुछ डालना, घर के काम निपटाना, फिर दोपहर में उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना, शाम को दरवाजे की ओर देखना कि वे कब आएंगे, रात को उनके अगले दिन की तैयारी। दिन कब निकल जाता था, इसका एहसास ही नहीं होता था। थकान होती थी, लेकिन शिकायत नहीं।
मुझे लगता था कि यह थकान मेरे प्यार का प्रमाण है। उस समय मेरी मान्यताएं बहुत साफ थीं। मुझे लगता था कि बच्चों के लिए माँ को खुद को भूल जाना चाहिए। अपनी इच्छाएं दबा देना कोई नुकसान नहीं करता। अगर बच्चे खुश हैं, तो माँ का खुश होना अपने आप हो जाता है। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि अगर माँ भीतर से खाली हो जाए, तो वह खुशी कहाँ से आएगी। मुझे लगता था कि मैं मजबूत हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। समय अपनी चाल से चलता रहा। बच्चे बड़े होने लगे, उनकी किताबें बदलने लगीं, उनके सवाल बदलने लगे और धीरे धीरे उनकी दुनिया भी बदलने लगी। उन्हें मेरी हर बात जरूरी नहीं लगती थी। पहले जहां वे मेरी गोद में आकर बैठते थे, अब अपने कमरों में रहते थे। मोबाइल, दोस्त, बाहर की दुनिया, सब कुछ उनके लिए ज्यादा अहम हो गया। मैं इसे उनकी उम्र का असर मानकर चुप रहती। मन में कहीं हल्की सी टीस उठती, लेकिन मैंने उसे नाम नहीं दिया। एक दिन, बहुत साधारण सा दिन था। रसोई में खड़ी थी और अचानक मुझे महसूस हुआ कि पूरे घर में किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। खाना बनेगा या नहीं, यह तो सबको पता था, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है, यह किसी ने नहीं सोचा। उस पल मुझे अपने भीतर एक अजीब सी चुभन महसूस हुई, जैसे मैं वहां तो हूं, लेकिन मेरी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी उपयोगिता है। रातें सबसे कठिन होने लगीं। सब सो जाते और मैं जागती रहती। छत को देखते हुए सोचती रहती कि क्या यही जीवन था, जिसका सपना मैंने कभी देखा था। क्या मैंने सच में सब कुछ जिया या सिर्फ करते करते खुद को खो दिया। कभी अपने पुराने शौक याद आते, लिखना, गुनगुनाना, चुपचाप बैठकर कुछ सोचना। सब कहीं पीछे छूट गए थे, जैसे किसी पुराने संदूक में बंद हों। मेरे भीतर एक द्वंद्व चलता रहता। एक ओर मुझे गर्व होता था कि मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर एक खालीपन था, जिसे मैं शब्द नहीं दे पा रही थी। खुद से पूछती थी कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं, तो क्या किसी को पता चलेगा कि मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद। यह सवाल मुझे डराता भी था और धीरे धीरे जगाने भी लगा। यहीं से मेरे जीवन में एक बहुत हल्का सा बदलाव शुरू हुआ। कोई बड़ा हादसा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक सवाल जो बार बार मन में उठने लगा। क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए जीने के लिए ही बनी हूँ, या मेरे होने का भी कोई अर्थ है? उस सवाल ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने भीतर की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की। मैं उसे सुनने लगी, भले ही डर के साथ। तापुर की वही पुरानी गलियां, वही जाना पहचाना घर, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदलने लगा था। अब मैं काम करते हुए भी सोचने लगी थी। बर्तन धोते समय, कपड़े तह करते समय या सब्जी काटते हुए, हर जगह एक ही सवाल मेरे साथ रहता था। क्या मैंने सच में अपने जीवन को जिया है या बस निभाया है? मैंने अपने लिए समय निकालना बहुत धीरे शुरू किया। शुरुआत बस 5 मिनट से हुई। सुबह सबके उठने से पहले, जब घर अभी शांत होता था, मैं आंगन में बैठ जाती थी। न पूजा, न काम, बस चुपचाप। पहले पहल मन बहुत बेचैन रहता था। लगता था जैसे मैं कोई जरूरी काम छोड़कर बैठी हूं। अपराध बोध घेर लेता था। माँ अगर खाली बैठी है, तो वह अच्छी माँ नहीं हो सकती। यह सोच मेरे भीतर बहुत गहरी बैठी थी। लेकिन फिर भी मैं बैठी रहती, क्योंकि उस चुप्पी में मुझे खुद की सांसें सुनाई देने लगी थीं। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी थकी हुई हूँ, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से। वर्षों तक मजबूत बने रहने की कोशिश में मैंने अपने मन की थकान को कभी जगह ही नहीं दी। एक दिन मैंने पुरानी अलमारी खोली। उसमें एक कॉपी मिली, जिसमें कभी मैंने कुछ कविताएं लिखी थीं। अक्षर थोड़े टेढ़े थे, शब्द साधारण थे, लेकिन वे मेरे थे।
मैं उन्हें पढ़ते हुए रो पड़ी। मुझे लगा जैसे मैं अपनी ही किसी पुरानी दोस्त से मिल रही हूँ, जिसे मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। बच्चों ने बदलाव महसूस किया। उन्हें अजीब लगता था कि मैं अब हर समय उनके आसपास नहीं रहती। पहले अगर वे बुलाते थे तो मैं तुरंत पहुंच जाती थी। अब कभी कभी मैं कह देती थी, थोड़ी देर में। यह छोटा सा वाक्य मेरे लिए बहुत बड़ा कदम था। उनके चेहरे पर हैरानी होती थी। शायद वे यह मानकर चल रहे थे कि माँ हमेशा उपलब्ध रहती है। मुझे भी यह कहना आसान नहीं था, लेकिन मैं सीख रही थी कि बिना गुस्से के, बिना शिकायत के अपनी एक सीमा बनाना कैसे होता है। मेरे पति ने भी यह बदलाव देखा। शुरू में उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें लगा कि यह बस एक दौर है। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया कि मैं इतनी चुप क्यों रहने लगी हूं। मैंने पहली बार उन्हें यह बताया कि मैं अंदर से कितनी खाली महसूस करती हूं। शब्द लड़खड़ा रहे थे, आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने कहा। वे सुनते रहे। जवाब में कोई बड़ा आश्वासन नहीं मिला, लेकिन मुझे यह संतोष था कि मैंने अपने मन की बात कह दी। इतने सालों बाद मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। मुझे समझ आने लगा कि मैंने अपने बच्चों के लिए जो किया वह गलत नहीं था, लेकिन अधूरा था। मैंने उन्हें सब कुछ देना चाहा, सिवाय इस उदाहरण के कि एक औरत खुद को कैसे संभालती है। मैंने उन्हें यह दिखाया कि माँ का मतलब सिर्फ देना होता है, लेना नहीं। शायद इसी वजह से वे बड़े होकर भावनात्मक रूप से मुझसे थोड़े दूर हो गए। यह उनकी बेरुखी नहीं थी, यह मेरी परवरिश का तरीका था। एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे में गई। वह पढ़ाई में व्यस्त थी। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या उसे डर लगता है, क्या वह कभी थक जाती है। वह मुझे देखकर मुस्कुराई, जैसे सोच रही हो कि आज माँ को क्या हो गया है। लेकिन फिर उसने बात की, बहुत देर तक। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि जब मैं खुद को सुनने लगी हूँ, तभी मैं दूसरों को भी सच में सुन पा हूँ। मेरे भीतर अब एक अजीब सी शांति आने लगी थी। जीवन वैसा ही था, वही घर, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन मेरा नजरिया बदल गया था। मैंने खुद को माफ करना सीख लिया था। इस बात के लिए कि मैंने इतने साल खुद को नजरअंदाज किया। मैंने बच्चों से कोई शिकायत नहीं की, कोई हिसाब नहीं मांगा। मैंने बस अपने मन से कहा कि अब जो समय बचा है उसे मैं होश के साथ जीऊंगी, डर के साथ नहीं। अब मैं जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले यह नहीं सोचती कि मुझे क्या करना है। मैं यह सोचती हूँ कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन मेरे लिए यह पूरी दुनिया बदल देने जैसा है। मैंने सीखा है कि प्रेम में खुद को मिटा देना जरूरी नहीं होता। प्रेम में खुद को बचाकर रखना भी उतना ही जरूरी है। आज भी मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, उस घर की बहू हूँ। लेकिन अब मैं शारदा भी हूँ, सीतापुर की वही लड़की जो कभी सपने देखा करती थी। मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, यह सच है। लेकिन अब मैंने यह भी सीख लिया है कि खुद को याद रखना भी उतना ही जरूरी है। और इसी सीख के साथ मैं आज पहले से कहीं ज्यादा शांति से सांस ले पाती हूँ। अब जब मैं अपने आज को देखती हूँ तो वह मुझे डरावना नहीं लगता जैसा कभी लगता था। पहले भविष्य का मतलब होता था, और जिम्मेदारियां, और खामोशी, और थकान। लेकिन अब भविष्य मेरे लिए एक खुली खिड़की जैसा है, जिसमें से हल्की सी रोशनी आती है। मैं कोई नई जिंदगी शुरू नहीं कर रही हूँ, न ही पुराने रिश्तों से भाग रही हूँ। बस उसी जिंदगी को नए तरीके से देखना सीख रही हूँ, जिसे मैं सालों से जीती आई हूँ। मैंने यह समझ लिया है कि त्याग अगर बिना समझ के किया जाए तो वह धीरे धीरे बोझ बन जाता है। मैंने अपने बच्चों को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब मैं उन्हें यह भी देना चाहती हूँ कि वे मुझे एक इंसान की तरह देखें।
सिर्फ एक भूमिका की तरह नहीं। अब जब वे मुझसे बात करते हैं तो मैं सिर्फ उनकी समस्याएं हल करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उनके साथ बैठकर उनकी उलझन को महसूस करती हूँ। यह फर्क बहुत महीन है, लेकिन बहुत गहरा है। कभी कभी वे मुझसे पूछते हैं, माँ, आप क्या सोच रही हो? और यह सवाल मुझे भीतर तक छू जाता है, क्योंकि पहले यह सवाल कभी नहीं पूछा गया था। शायद इसलिए कि मैंने खुद को इतना अदृश्य बना लिया था कि किसी को यह जानने की जरूरत ही नहीं लगी कि मैं क्या सोचती हूँ। अब जब मैं खुद को दिखाने लगी हूँ, तो लोग भी मुझे देखने लगे हैं। मैंने अपने छोटे छोटे शौक फिर से अपनाए हैं, बहुत बड़े स्तर पर नहीं। न मैंने कोई मंच ढूंढा, न कोई तारीफ। बस कभी डायरी में 2 पंक्तियां लिख लेती हूँ, कभी रसोई में काम करते हुए गुनगुना लेती हूँ। ये चीजें बाहर से छोटी लगती हैं, लेकिन मेरे भीतर एक खाली जगह को भर देती हैं। मुझे लगता है जैसे मैं खुद से रोज थोड़ा सा मिल लेती हूँ। मुझे अब यह साबित करने की जरूरत नहीं लगती कि मैं कितनी अच्छी माँ हूँ या कितनी जिम्मेदार पत्नी हूँ। मैंने अपने भीतर यह स्वीकार कर लिया है कि मैं थक सकती हूँ, मैं उदास हो सकती हूँ, और फिर भी मैं कमजोर नहीं हो जाती। यह स्वीकार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। कभी कभी मैं अपनी पुरानी शारदा के बारे में सोचती हूँ, वह लड़की जो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। अब मैं उसे डांटती नहीं हूँ, मैं उसे समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसने जो किया उस समय वही सही लगा होगा, और शायद उसी चुप्पी ने मुझे यह सिखाया कि आवाज कितनी कीमती होती है। आज मेरे बच्चे अपने अपने रास्तों पर हैं। वे मुझसे पहले जितने जुड़े नहीं हैं, लेकिन अब हमारे बीच एक सच्चाई है, दिखावा नहीं है, मजबूरी नहीं है। जब वे मेरे पास बैठते हैं तो मुझे लगता है कि वे मुझे माँ के साथ साथ एक औरत के रूप में भी देख पा रहे हैं, और यह मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। मैं अब यह नहीं सोचती कि मैंने क्या खोया, मैं यह देखती हूँ कि मैंने क्या सीखा। मैंने सीखा कि प्रेम का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। प्रेम का मतलब खुद को इतना संभाल कर रखना होता है कि आप टूटे नहीं, क्योंकि टूटा हुआ इंसान किसी को पूरा प्यार नहीं दे सकता। अगर आप मेरी यह कहानी सुन रहे हैं, तो शायद आपके भीतर भी कहीं ऐसा ही कोई सवाल उठ रहा होगा। शायद आप भी किसी रिश्ते में खुद को भूलते जा रहे हों। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, रुकिए, खुद को याद कीजिए, अपनी थकान को, अपनी इच्छाओं को, अपनी चुप्पी को पहचानिए। यह स्वार्थ नहीं है, यह जरूरी है। मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए जिया है, और मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं है। लेकिन अब जो समय मेरे पास है, उसे मैं पूरे होश, पूरे सम्मान और पूरे प्रेम के साथ जीना चाहती हूँ, अपने लिए भी। अगर यह कहानी आपको अपने दिल के करीब लगी हो, अगर इसमें आपको अपनी या किसी अपने की झलक दिखी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हम ऐसी ही सच्ची कहानियां साझा करते हैं, जो शोर नहीं करती, बस भीतर तक उतर जाती हैं।